नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि निर्देश फ्रेम के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें बताया गया था कि निर्देश फ्रेम क्या होता है। परिभाषा एक बार मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं। उसमें मैंने बताया था कि परस्पर तीन लंबवत अक्षों का जो समूह होता है उसी को हम निर्देश फ्रेम कहते हैं। जो निर्देश फ्रेम दो प्रकार का आपका होता है, जड़त्वीय, अजड़त्वीय। और जड़त्वीय निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं? जिस पर न्यूटन के पहले नियम को लागू किया जा सके वो हमारा जड़त्वीय कहलाता है, और जिसमें नहीं किया जा सके वो हमारा अजड़त्वीय कहलाता है। ऐसी स्थिति में आपको मैंने ये भी बताया था कि जो गति होती है वो तीन प्रकार की हो सकती है, यानी कि एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय गति। और ये भी मैंने समझाने की कोशिश की थी कि एक बीमीय जब कोई पिंड या कोई कण एक अक्ष के परितः, चाहे एक्स, चाहे वाई और चाहे जेड अक्ष, तो चाहे कोई एक कण किसी एक अक्ष के परितः जब गति करता है तो वो हमारा एक बीमीय गति कहलाता है। और जब कोई कण दोनों दो अक्षों के परितः, चाहे एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कोई भी दो अक्ष लेकर के वो उनके सापेक्ष गति करता है तो उसे हम द्विबीमीय गति कहते हैं। और त्रिबीमीय गति क्या होती है? जब कोई कण हमारा जो तीनों बीमाओं से दूर होता है या तीनों बीमाओं के सापेक्ष गति करता है तो उसे हम त्रिबीमीय गति कहते हैं। आज हम आपको कुछ गति से संबंधित इम्पॉर्टेंट परिभाषा बताने वाला हूं। उसके पहले आपको एक ग्राफ खींच करके दिखा देते हैं। एक ग्राफ इसमें बताया गया है, स्थिर पिंड का स्थिति और समय ग्राफ। ग्राफ आपको कक्षा 9 में मैंने खींचना सिखाया था और उसमें ये बताया गया था कि ग्राफ किस आधार पे हम खींचते हैं। आइए आज कोशिश करते हैं एक बार फिर से दोहराने की। सबसे पहले है आपका स्थिर पिंड का स्थिति और समय ग्राफ, यानी कि पिंड हमारा स्थिर होगा उसका समय और स्थिति वाला ग्राफ। और ये समय, ये हमारा मूल बिंदु होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ऐसी स्थिति में अगर हम समय और स्थिति का ग्राफ खींचे तो कोई भी पिंड किसी भी समय उसका ग्राफ ये निकल के आता है, सीधा एक लाइन निकल के आती है। ये लाइन हमारा समय का ग्राफ बता रही है। ये निश्चित कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे समय तो बीत रहा होता है लेकिन विस्थापन उसमें शून्य होता है। अगर हम देखें कि कोई पिंड इस स्थान पर किसी समय पहुँचा रहा होगा और उसके बाद उसने चलना बंद कर दिया तो समय हमारा 0 से बड़ा होगा, यहाँ पहुँचा होगा, लेकिन पिंड हमारा यहीं रह गया होगा। अर्थात इनको और इनको मिलाने पर हमें ये बिंदु मिला। समय और बीता लेकिन पिंड वहीं पर है, यानी कि ये समय और बीतता गया, पिंड वहीं पर है। इस प्रकार एक रेखा में हमें ग्राफ प्राप्त होता है। फिलहाल ऐसे आपको बहुत सारे ग्राफ भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले गति से संबंधित कुछ और परिभाषाएं हैं जो आप कक्षा 9 में बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़े हैं। आज हमको सिर्फ इसको दोहराना है। इसमें जो नई बातें आपको मिलेगी जो कक्षा 9 में आपने नहीं पढ़ी थी उसके बारे में हम सविस्तार खूब अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले गति से संबंधित जो सबसे पहली परिभाषा आती है आपको बता देते हैं। वो पहली परिभाषा है दूरी की। और दूरी का भाई कौन है भाई? विस्थापन। जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो शायद इसकी परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान सी परिभाषा है इसकी। और परिभाषा दूरी की क्या होती है कि किसी गतिमान पिंड द्वारा आई थिंक आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए मार्ग की जो लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। रिपीट करता हूँ, किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। लिख देता हूँ, किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं।
इसका मात्रक क्या होता है, MKS पद्धति में मीटर, CGS में सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये कैसी राशि होती है भाई, अदिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। दूसरा है आपका विस्थापन, इसकी भी बहुत आसान सी परिभाषा है। किसी गतिमान पिंड द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, किसी गतिमान पिंड द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, प्रारंभिक बिंदु और कौन सा बिंदु भाई, अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और आपको बता दें कि जो हमारी जो दूरी होती है वो कभी शून्य नहीं हो सकती है, ना तो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो हमारा विस्थापन होता है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों हो सकता है, क्योंकि जो विस्थापन होता है वो एक सदिश राशि होता है। तो आप कह सकते हैं किसी गतिमान पिंड द्वारा, लिख दें कहो तो, किसी गतिमान पिंड द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं भाई, विस्थापन कहते हैं। और इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर और सेंटीमीटर। CGS पद्धति में, MKS में मीटर या SI में भी मीटर होता है। लेकिन ये कैसी राशि होती है, ये एक सदिश राशि होती है। क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि इसलिए है क्योंकि किसी भी चीज़ का रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको बताना है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी क्या है, तो आप बता सकते हैं बिना किसी दिशा के 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका विद्यालय कहाँ है, तब आपको दूरी के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता बतानी पड़ेगी। हमारे घर से पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ। इतनी दूर जाने के बाद आपको चाचा नेहरू इंटर कॉलेज मिलने वाला है या कोई भी इंटर कॉलेज मिलने वाला है। तो विस्थापन कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब हम बात करते हैं अगली निम्न परिभाषाओं पर। आपको पता होगा दूरी का दोस्त कौन होता है और विस्थापन का दोस्त कौन होता है। फटाफट इसकी परिभाषा हम खत्म करते चलेंगे और फास्ट चलने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। दूरी का दोस्त होता है चाल, विस्थापन का दोस्त होता है वेग। चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं। आपको बता दें, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। लिख सकते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अर्थात यदि कोई पिंड t सेकेंड में, यह अर्थात कोई पिंड t सेकेंड में s दूरी तय करता है, तो पिंड की जो चाल होगी, वेलोसिटी v यानी कि चाल जो होगी, वो होगी दूरी यानी कि स्पेस बटा समय यानी कि t। चाल बराबर दूरी बटा समय होती है। आपको पता होना चाहिए कि दूरी कैसी अदिश राशि थी भाई, दूरी कैसी राशि थी, अदिश राशि थी। तो हमारा जो इससे बनने वाली परिभाषा चाल है, ये भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। ठीक है ना। इसका मात्रक, चाल का मात्रक क्या होता है। अब यहाँ से हम बीमा भी निकालेंगे, क्योंकि जो हमने दूरी की परिभाषा दी थी, दूरी तो हमारी मूल राशि थी, उसकी बीमा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसकी बीमा तो फिक्स है। लेकिन इसकी बीमा हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए पहले इसका मात्रक निकालते हैं। मात्रक निकालने के बाद इसकी बीमा निकालते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर, और समय का सेकेंड। आ गया मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। बीमा निकाल लेते हैं, मीटर को किससे, L से, और सेकेंड को किससे, t से। t की घात +1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, और ये आपकी बीमा आ जाएगी LT-1।
आपको कक्षा 11 में पहुंच चुके हो, अब आपको कक्षा 9 की तरह परिभाषा नहीं देना है। आपको यहाँ पे परिभाषा के साथ उसका मात्रक बताना है, वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है ये भी बताना है, और उसके साथ साथ उसकी बीमा भी निकाल के आपको दिखानी पड़ेगी, अन्यथा आपकी परिभाषा अधूरी मानी जाएगी। चलते हैं अब भाई विस्थापन के दोस्त के पास। विस्थापन का दोस्त कौन है? वेग है। तो वेग की भी परिभाषा सिंपल सी है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। वैसे ही एकांक समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। एकांक समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाएगा भाई? वेग कहलाएगा। तो आइए परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। एकांक समय में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है। आप यहाँ भी मान सकते हो, यदि किसी पिंड द्वारा t समय में d विस्थापन होता है, पिंड द्वारा d विस्थापन होता है क्योंकि d से डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसका वेग बराबर हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक है ना? विस्थापन बटा क्या हो जाएगा? समय। विस्थापन का भी मात्रक होता है मीटर और समय का सेकंड, तो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और बीमा LT-1 जैसे हमने उसकी निकाली थी। बस फर्क इतना है कि वेग आपका कैसी राशि होता है? सदिश राशि होता है। ठीक है ना? चाल भी हो गया, वेग भी हो गया। अब बारी है औसत चाल की, औसत वेग की। ठीक है ना? एक समान चाल की, असमान चाल की, परिवर्ती चाल की। ठीक है ना? आइए इनकी भी परिभाषा हम लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिए भाई, चाल और वेग की परिभाषा तो हो गई। अब चाल में कुछ और परिभाषाएं आपको पढ़नी है, जैसे एक समान चाल हो सकती है। कैसी चाल हो सकती है बेटा? एक समान चाल। एक समान चाल किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी परिभाषा, जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। समान समय अंतराल का मतलब जैसे 2-2 सेकंड में बांट लाओ का, जैसे मान लो 20 सेकंड चली तो आप उस समय को 2-2 सेकंड में बांट लीजिए, तो कितना भाग निकल के आई है? 10। भाई 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड तो 20 सेकंड चली है, तो कितने टाइम पीरियड आप निकाल के रखेंगे? 10। तो अब आप सब में देखो कि सभी 2 सेकंड में क्या उसने बराबर दूरी तय की है। पहले 2 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे के 2 सेकंड में फिर 5 मीटर, फिर दूसरे के 2 सेकंड में फिर 5 मीटर, यानी कि समय भी बराबर चल रहा है और हर समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी भी क्या आ रही है? बराबर आ रही। अगर ऐसा हो रहा है चाल में, पहली परिभाषा हम किसकी देने जा रहे हैं? एक समान चाल। तो एक समान चाल किसे कहते हैं? कि जब कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, या एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करता है, तो उस पिंड की गति कैसी गति कहलाती है? एक समान चाल या एक समान गति कहलाती है। यहाँ पे हम चाल की परिभाषा दे रहे हैं, इसलिए गति का नाम कमय लेंगे। राइट? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक समान चाल के बाद परिवर्ती चाल। दूसरी चाल कौन सी है भाई? परिवर्ती चाल। परिवर्ती अब तक एक समान थी तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती थी। अब कैसी चाल की बात कर रहे हैं? परिवर्ती, यानी कि अब की कुछ बदलेगा, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे। इसके पहले में क्या हुआ था? समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करता था, लेकिन अब क्या होगा कि समान समय अंतराल में ये भिन्न भिन्न अगर दूरियां तय करता है। जब कोई गतिमान पिंड, लिख लीजिए अगर लिखना है तो, कि जब कोई गतिमान पिंड यानी कि गति करने वाला पिंड एक समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है, तो उसकी गति या उसकी चाल परिवर्ती चाल कहलाती है। अब हम क्या करेंगे? अगली परिभाषा आपको देने वाले हैं औसत चाल की। कौन है भाई? औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? सबसे पहले
इसकी देखो कोई विशेष परिभाषा नहीं है, इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई पिंड है वो असमान चाल से चल रहा है कि पहले 2 सेकंड में 4 मीटर चला, दूसरे 2 सेकंड में 10 मीटर चला, तीसरे के 2 सेकंड में 25 मीटर चला, या ऐसे कुल मिला के उसने कुल समय और कुल दूरी हम वहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हमारी जो कुल चाल आती है, औसत चाल आती है, उसको हम कुल दूरी बटा कुल समय से भाग दे देते हैं। हम आपको इसका सूत्र दिखाते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि किसी भी पिंड की जो औसत चाल होती है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय अंतराल के अनुपात के बराबर होती है। राइट। अब हम चलते हैं तात्क्षणिक चाल। एक नई बात, आपको एकदम नहीं, क्योंकि एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी चाल के बारे में पढ़ने वाले हैं? तात्क्षणिक चाल। ये आपको ये याद दिलाएगा कि आप 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक का मतलब किसी विशेष समय के लिए जब बात की जाए, यानी कि गतिशील वस्तु की चाल को किसी विशेष समय पर, यानी कि जैसे आप चल रहे हैं, चलते चलते आपसे पूछा जाए 5वें सेकंड में आपकी चाल कितनी है, 12वें सेकंड में आपकी चाल कितनी है, 21वें सेकंड में आपकी चाल कितनी है, तो ये किसी विशेष समय के लिए जब हम किसी पिंड की चाल को निकालते हैं तो उस चाल को हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसके बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत विशेष बात है। तो देखते हैं कि तात्क्षणिक चाल क्या होता है। परिभाषा तो आपने सुन ली कि जब किसी पिंड की किसी विशेष समय अंतराल के लिए उसकी चाल को हम ज्ञात करते हैं तो उसकी जो चाल होती है वो तात्क्षणिक चाल कहलाती है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, विशेष बात क्या है कि जब आप किसी विशेष समय के लिए, बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु का वेग जानना चाहें, मान लीजिए कि आपकी मोटरसाइकिल में जो मीटर लगा है, स्पीडोमीटर, वो पता है आपको कौन सी चाल बताता है? वो तात्क्षणिक चाल का ही ज्ञान आपको कराता है। यानी कि वो समय अंतराल इतना छोटा होता है इतना छोटा है कि आप उसे मान सकते हैं t टेंड्स टू 0। t टेंड्स टू 0 का मतलब यह आपको मैं अभी बता रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। t टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि जो समय है वो शून्य की ओर अग्रसर है, लेकिन शून्य नहीं है, ये विशेष है। शून्य की ओर अग्रसर है लेकिन शून्य नहीं है, मतलब कि बहुत ही कम है। अब आप खुद सोचो, जब इतना कम समय हमने लिया है तो सोचो उतने कम समय में जो शून्य की ओर अग्रसर है, उतने कम समय में कोई भी पिंड बहुत कम दूरी चलेगा। यानी कि उसके द्वारा तय की गई जो दूरी हम लेते हैं वो अल्पांश दूरी d डेल s और समय डेल t। तो यहाँ पे मान लेते हैं, आइए तात्क्षणिक चाल का मान निकालते हैं कि किसी पिंड का अगर हमें तात्क्षणिक चाल निकालना हो तो वो मान कितना होगा। तो मानेंगे, यहाँ पे आप लिखते चलिए कि माना कोई पिंड है जो एक अल्प समय अंतराल डेल टी में, एक अल्प समय अंतराल डेल टी में डेल एस दूरी तय करता है। अगर कोई पिंड बहुत ही कम समय अंतराल यानी कि डेल टी में बहुत ही कम दूरी डेल एस तय करता है तो उसका तात्क्षणिक चाल जो होगा एस इज इक्वल टू, आपको बता दें कि समय कम हो सकता है किसी पिंड पर जो आप दे रहे हैं, और उस पिंड द्वारा तय की गई दूरी कम हो सकती है, लेकिन उसका जो वेग होगा वो कम नहीं होगा। क्योंकि जब आप मोटरसाइकिल का एनी टाइम मीटर देखते हैं, आप 40 की स्पीड से जा रहे हैं तो आप 1/100 सेकंड में चली गई दूरी निकालो, तो हो सकता है कि बहुत कम दूरी आए और आपने समय भी बहुत कम लिया है, लेकिन क्या उस समय अंतराल में उसका वेग कम हो जाएगा? नहीं,
इसलिए यहाँ पर हम समय को कम ले सकते हैं, उसके द्वारा उस समय में तय की गई दूरी को कम ले सकते हैं, परंतु उस समय वेग कम होगा ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे वही हम बता रहे हैं कि यदि डेल्टी समय अंतराल में कोई पिंड डेल दूरी तय करता है तो उसका तात्क्षणिक चाल v बराबर क्या होगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 या डेल s बटा डेल t। ये तो नई बात निकल के आई होगी, ये क्या है? तो आपको बता दें वेग का मतलब वेलोसिटी यानी कि चाल ही है। लिमिट t टेंड्स टू 0 यानी कि इस वेलोसिटी की जो लिमिट हम निकाल रहे हैं वो 0 की तरफ अग्रसर समय को लेते हुए निकाल रहे हैं, अर्थात हमारा जो समय है वो बहुत ही कम लिया जा रहा है। और आपको तो पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना। अब आप इसको लिख सकते हैं v = ds बटा dt, जहाँ पे ds बटा dt क्या है ये विशेष है आपके लिए। तो ds बटा dt को t के सापेक्ष यश का अवकलन कहते हैं। ds बटा dt को t के सापेक्ष s का अवकलन कहते हैं। याद रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आगे इसकी बहुत ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है। अब हमने चाल के बारे में, चाल की 4 प्रकार की परिभाषा तो पढ़ ली, अब बारी है वेग की। तो आपको बता दें कि जैसे हमने पहले वेग की परिभाषा पढ़ी, फिर एक समान वेग पढ़ेंगे, फिर परिवर्ती वेग पढ़ेंगे, फिर औसत वेग पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे हमने दूरी की परिभाषा दी कि समान समय अंतराल में समान दूरी, अगर समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है तो एक समान वेग, अलग अलग विस्थापन होता है तो असमान यानी कि परिवर्ती है। औसत हम सभी विस्थापन बटा सभी समय अंतराल भाग देंगे, औसत वेग आ जाएगा। फिर से आपको वही औसत वेग के बाद तात्क्षणिक वेग निकालना पड़ेगा और तात्क्षणिक वेग भी सेम ऐसा ही होगा। यानी कि अब आपको वेग की परिभाषा मैं होमवर्क में देता हूं, आप इसे करके दिखाइएगा। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से तैयार करिए, लिखते रहिए। उसके बाद हम आपको आगे चल कर के कुछ नई चीज़ों का निगमन कराने वाले हैं। धन्यवाद।